Hello everyone, welcome to IAS Toppers Pre-Charge 2020 Revision Series Science, Technology and Defense Lecture 4। सबसे पहला टॉपिक है फास्ट टैग्स। फास्ट टैग्स के बारे में जानने से पहले हम तीन कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब आप कोई वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तभी पॉसिबल है जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट पास होता हो। अब हम देखते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करके एक चीज़ होता है। इस स्पेक्ट्रम में बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं जिनमें 30 हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज में रेडियो वेव्स पास होते हैं। अब इन दोनों को यूज़ करके रेडियो फ्रीक्वेंसी टैगिंग होती है। अब क्या हो रहा है, ये टैगिंग कोई भी आईडी सिस्टम की तरह काम करता है और आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रीक्वेंसी दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके ये टैगिंग चलती है। और इसमें दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक होता है एक्टिव टैग्स और एक होता है पैसिव टैग्स। एक्टिव पावर को यूज़ करता है और पैसिव पावर को नहीं यूज़ करता। फास्ट टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो इंडिया के सारे बड़े नेशनल हाईवेज़ में लगे हुए हैं। ये एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम है। कॉन्टैक्टलेस का मतलब है यहाँ पे कैश में डीलिंग नहीं होती, जो भी होगा इलेक्ट्रॉनिकली पैसा डिडक्ट हो जाएगा। ये सिस्टम RFID टेक्नोलॉजी टैग्स को यूज़ करता है। इनमें दोनों टैग्स को होते हैं, वो है एक्टिव और पैसिव, और इसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। और जब भी कस्टमर यूज़ करता है तो मनी डिडक्ट हो जाता है, तो कस्टमर को हमेशा रिचार्ज करना होगा। दिस इज़ सिमिलर टू जो प्रीचार्ज मोबाइल कनेक्शन जैसा होता है। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सपोज ये कार है, कार के पास RFID टैग लगा हुआ है और ये पैसिव टैग है। जब ये किसी टोल या फास्टैग लेन में एंटर होता है तो वहाँ पे एक RFID रीडर है। ये एक एक्टिव टैग है। ये RFID रीडर टैग का जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करेगा और इमीडिएटली उसके से जो भी लिंक कंप्यूटर है वहाँ से उसको भेजेगा। कंप्यूटर बैंक अकाउंट से चेक करके मनी डिडक्ट करके दैट्स इट, कस्टमर कैन प्रोसीड। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहला बेनिफिट है पैसा बचाएगा, टाइम बचाएगा और फ्यूल बचाएगा, इंडिविजुअल का भी और नेशन का भी। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो जाएगी, मतलब फंड जो कैश में जो हैंडलिंग हो रहा था अभी डिजिटल मोड में हो गया, वो है। एक और बेनिफिट होगा, जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आना था वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, ताकि और भी बेटर रोड में इम्प्रूवमेंट्स ला सके, या दूसरे कुछ अन्य प्रोग्राम्स में अगर इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो वहाँ भी कर सकते हैं। और ये कहाँ पे फ्रॉड्स हो रहा है उसकी एनालिटिकल डेटा भी निकाल सकते हैं, ताकि और सिस्टम को और भी इम्प्रूव कर सकें। अब हम देखते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के बारे में। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों का जॉइंटली डेवलप बनाया हुआ एक प्रोग्राम है। ये इंडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। इनका मेन एम ये होगा कि जो भी टोल है जो हाईवेज़ में है वो डिजिटली कलेक्ट करें। इनका एक और है जो मूवमेंट है, मतलब व्हीकल्स का, वो एकदम सीमलेस रहे। अगला टॉपिक है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पहले हम फ्यूल सेल के बारे में देख लेते हैं। फ्यूल सेल क्या करेगा? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसको स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका इनपुट है और आउटपुट होगा इलेक्ट्रिसिटी, और एक बाई प्रोडक्ट भी रिलीज़ करेगा, वो है वाटर। अब कौन कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो देख लेते हैं। पहला है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ पे क्या होगा, एक बैटरी लगी होगी, कस्टमर को इसे चार्ज करना होगा। बैटरी मतलब यूज़ कर लिया उन्होंने, जब बैटरी ख़त्म होगी तो कस्टमर को वापस इस बैटरी को चार्ज करना होगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ला की कार्स हैं, ये सब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बनी हुई है। अगला कॉन्सेप्ट है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनमें दोनों लगे होते हैं, बैटरी भी लगा होता है और इंटरनल कंबशन इंजन भी लगा होता है। और तीसरा है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इनमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन टैंक होगा, फ्यूल सेल्स होंगे, कस्टमर को क्या करना होगा, हाइड्रोजन टैंक को फुल करना पड़ेगा और
फ्यूल सेल इस हाइड्रोजन और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ करके गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट न्यूज़ में आया क्यों था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि जो दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो फ्यूल सेल यानी हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी की फीजिबिलिटी एक बार देख लें। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा ये है जो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी एनर्जी एफिशिएंट है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल कंबशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे भी। तीसरा बेनिफिट ये है इनमें से कोई मूविंग पार्ट्स है नहीं, तो जो व्हीकल की जो रिलायबिलिटी है या लाइफ है वो भी बहुत एक्सटेंड हो जाती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला डिसएडवांटेज है जब हाइड्रोजन को बनाना होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स लगता है, तो जो बेनिफिट वो पूरा निगेट हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये है हाइड्रोजन बहुत एक्सप्लोजिव है, इसको जो टैंक्स है वो उसको बहुत सेफली मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। और तीसरा, जो फ्यूल जब हाइड्रोजन को डिस्पेंस करने के लिए फिर नए फ्यूल डिस्पेंसिंग पंप्स लगाने होंगे, तो ये एक एडिशनल बर्डन हो सकता है। अगला टॉपिक है समुद्रयान प्रोजेक्ट। समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। वो है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। समुंदर के अंदर जो ओशन फ्लोर है वहाँ पे पोटैटो शेप पोरस रॉक्स पाए गए हैं, वो भी बहुत ह्यूज क्वांटिटी में। ये इनका दूसरा नाम है मैंगनीज नोड्यूल्स। अब ये वर्ल्ड के सारे ओशंस में पाए गए हैं, और लेकिन जो 4 रीजन्स हैं जहाँ पे इनकी जो डेंसिटी है वो कमर्शियली या इंडस्ट्रियली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इनमें से एक रीजन है वो है सेंट्रल इंडियन ओशन, जहाँ पे 380 मिलियन मेट्रिक टन्स की पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पाया गया है। अब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में 3 इंपॉर्टेंट मेटल्स पाए जाते हैं, वो है निकल, कोबाल्ट और कॉपर, जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनके अलावा मैंगनीज और आयरन भी पाया जाता है। अब हम जानते हैं समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में। अब इंडिया का प्लान है 2021-2022 तक एक सबमर्सिबल व्हीकल को भेजना समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत। अब ये प्रोजेक्ट डीप ओशन मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अर्थ साइंस का पायलट प्रोजेक्ट है उसका पार्ट है। ये इसरो के गगनयान मिशन से मिलता जुलता है, लेकिन उल्टा ये है इसरो स्पेस में 3 लोगों को भेज रहा है, ये मिशन पानी के अंदर 3 लोगों को भेज रहे हैं। इस मिशन का प्रपोजल ये है कि 3 लोगों को 6000 मीटर के डेप्थ तक एक सबमर्सिबल व्हीकल में भेजा जाएगा फॉर डीप अंडर वाटर स्टडीज़ के लिए। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? इंडिया पहला डेवलपिंग नेशन होगा जो ऐसे प्रोजेक्ट को अंजाम देने वाला है, और ये टेक्नोलॉजी जो अगर फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को और भी इम्प्रूव करें तो जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं उसको एक्सेस करने में बेनिफिट हो सकता है। मानव ह्यूमन एटलास इनिशिएटिव है अगला टॉपिक। रिसेंटली इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फंड कर रही है। देखिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च होता है फॉर लाइफ साइंसेज के फील्ड में, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये जो भी रिसर्च होता है बहुत स्कैटर्ड लोकेशन में प्लेस्ड है। और इस मिशन का मेन काम होगा ये सारा जो भी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है इन सबको एक जगह लेके आना और एक ओपन और इंटरैक्टिव एटलास बनाना ह्यूमन बायोलॉजी के ऊपर। ये जो डेटा होगा वो मॉलिक्यूलर, सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गेनिज्मिक लेवल में होगा। और इसके मेन फ़ायदे क्या हैं अब देख लेते हैं। मेन फ़ायदा मैं सर्कल करूँगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पहला फ़ायदा ये होगा वो है डिज़ीज़ मॉडलिंग के लिए ये जो डेटा गैदरिंग हो रहा है वो बहुत बेनिफिट हो सकता है। दूसरा फ़ायदा होगा वो है ड्रग डिस्कवरी में, या ये जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो और भी स्पीड अप हो सकता है। तीसरा बेनिफिट ये होगा कि जो पर्सनलाइज हेल्थ केयर बना सकते हैं इस डेटा के माध्यम से। अगला टॉपिक है विंटर ग्रेड डीजल ऑयल। विंटर ग्रेड डीजल ऑयल के बारे में जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, वो है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड्स उसका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज़ करना स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं विंटर ग्रेड डीजल ऑयल के बारे में। हाल ही में
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उनके पानीपत रिफाइनरी में विंटर ग्रेड फ्यूल की डेवलपमेंट की। इसका जो पोर पॉइंट है वो है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ये फ़ायदा होगा जहाँ जो एक्सट्रीम विंटर वेदर एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ये डीजल ऑपरेशनल हो सकता है। और इसकी खास बात ये है कि ये BS6 ग्रेड फ्यूल है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस है जो इंडिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड है जो बॉर्डर एरियाज़ में, वहाँ पे बेनिफिट हो सकता है इस फ्यूल के माध्यम से। तो क्योंकि ये फ्यूल अवेलेबल है, विंटर एरियाज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो एम्यूनिशन का सप्लाई या राशन का सप्लाई वो इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा, जो स्नो कैप्ड एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी जो व्हीकल की मूवमेंट इंश्योर की जा सकती है, जिसका लॉजिकल आउटकम ये होगा कि वहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन जो रहती हैं उनका जो ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स है वो भी सॉल्व कर सकता है थ्रू ये विंटर ग्रेड डीजल ऑयल के माध्यम से। अगला टॉपिक है पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, वो पेटेंट क्या है। पेटेंट एक राइट होता है जो इन्वेंटर को दिया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से फॉर हिज इन्वेंशन एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पेटेंट इसीलिए दिया जाता है कि किसी भी कंट्री में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए। अब देखते हैं पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम इंडियन पेटेंट ऑफिस और जापान पेटेंट ऑफिस का कोलैबोरेशन है 3 साल तक के लिए, और इसमें इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे ताकि जो पेटेंट का जो प्रोसीजर है, प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर है, उसको और भी एक्सेलरेट करें। इंडियन पेटेंट ऑफिस थोड़े टेक्निकल फील्ड्स में ही एप्लीकेशन रिसीव कर सकता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में। और जापानीज़ पेटेंट ऑफिस वो सारे फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी में पेटेंट्स को रिसीव कर सकता है। फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा है जो पेटेंट का जो प्रोसेस है, जो ग्रांटिंग या नॉन ग्रांटिंग का, वो उसका जो टाइम जा रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा जो क्वालिटी ऑफ सर्च एंड एग्जामिनेशन फॉर एप्लीकेशंस हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तीसरा फ़ायदा ये होगा जो इंडियन इन्वेंटर्स हैं, स्पेशली MSMEs और स्टार्टअप्स में, वो जापान में अप्लाई कर सकते हैं उनके पेटेंट्स के लिए। अगला टॉपिक है केनाइन डिस्टेम्पर डिजीज़। केनाइन डिस्टेम्पर डिजीज़ एक कंटेजियस डिजीज़ है जो एक वायरस की वजह से होता है। ये वायरस की फैमिली सिमिलर टू मीज़ल्स, मम्स और ब्रोंकियोलाइटिस जो ह्यूमंस में होता है। ये जो वायरस है पपीज़ और डॉग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम्स को टारगेट करता है। पपीज़, डॉग्स के अलावा ये वाइल्ड कार्निवर्स को भी टारगेट करता है, जैसे कि वुल्व्स, टाइगर्स और लायंस। अब ये न्यूज़ में इसीलिए आया है कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट का एक डर था कि ये जो वायरस है, जो नेशनल पार्क्स में जो कुत्ते होते हैं, इनके थ्रू वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ में वहाँ ना फैल जाए, और इसीलिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और ये न्यूज़ में पब्लिश हुआ था। अगला टॉपिक है बायोमेट्रिक सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। इंडिया सबसे पहला कंट्री हो गया है जो इस डॉक्यूमेंट को इश्यू करने वाला है। ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मुंबई दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है। ये जो आइडेंटिटी कार्ड है फेशियल बायोमेट्रिक डेटा सीफेरर्स को कैप्चर करता है। इस आइडेंटिटी कार्ड में मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स भी इंक्लूडेड हैं। 2 ऑप्टिकल फीचर्स इंक्लूडेड हैं, एक है माइक्रो प्रिंट्स और दूसरा है यूनिक ग्यूलोचे पैटर्न। का मतलब ये है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जो बैकग्राउंड में ब्लू कलर के जो स्ट्रिप्स बने हैं, इनको ग्यूलोचे पैटर्न बोलते हैं। ये जो BSID है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन नंबर 185 को कंफर्म करता है। इस कन्वेंशन को इंडिया ने 2015 में साइन किया था। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा है इंडियन सीफेरर्स को आइडेंटिफाई करने में फ़ायदा होगा, और दूसरा फ़ायदा जो भी इंडियन सीफेरर्स हैं उनको जॉब्स पाने में आसानी होगी। अगला टॉपिक है एशियन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस। पहले हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। डेंड्रो का मतलब है ट्री और क्रोनोलॉजी का मतलब है टाइम। अब इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो हम ट्री के थ्रू टाइम के बारे में जान सकते हैं, मतलब प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं।
ट्री की खास बात ये है, जब आप उसको कट करेंगे तो वहाँ पे रिंग्स बने होंगे ऐसे, जैसे कि यहाँ पे इमेज में मेंशन्ड है। ये जो रिंग्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी भी अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो जो रिंग का जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जाता है, एकदम बहुत बड़ा हो जाता है। और सपोज़ उस समय उस एरिया में अगर फायर हो गया या फॉरेस्ट फायर आ गया तो वो एरिया पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो थ्रू ये रिंग्स हम ट्री का एज पता लगा सकते हैं और उस मोमेंट में उस एरिया का जो वेदर है वो भी पता लगा सकते हैं, और अगर उसमें कुछ चेंजेस आए हैं वो भी पता लगा सकते हैं। तो ये बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिट ये होगा कि हमको अर्थ का जो पास्ट हिस्ट्री है वो पता लगा सकते हैं थ्रू रिंग्स। अब रिसेंटली ये हुआ था कि 6th एशियन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुआ था लखनऊ में, और ये हेल्ड हुआ था बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस में। ये इंडिया में पहली बार हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, और नॉर्मली एशियन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस हर 2 साल कंडक्ट किया जाता है। अगला टॉपिक है रोटा वायरस। एज 0 to 5 जो चिल्ड्रन है, अगर उनमें वॉमिटिंग हो या डायरिया हो तो उसका मेन कारण होगा रोटा वायरस। रोटा वायरस 8 टाइप के होते हैं और इनका नाम ए से लेके एच तक होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन कॉज करता है, इनफैक्ट 90% ऑफ इन्फेक्शन कॉज करता है, वो है रोटा वायरस ए। अब इसकी ट्रांसमिशन होती है फीकल ओरल रूट, जिसका मेन कॉज है ओपन डेफिकेशन। ये जो रोटा वायरस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन सेल्स को और डैमेज करता है, और जिसके थ्रू गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज होता है। अब हम देखते हैं एक मैप जहाँ पे इंडिया का सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट कहाँ पे होता है रोटा वायरस की वजह से। सबसे जो मोस्ट इम्पैक्टेड एरिया है वो है सेंट्रल इंडिया, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश आते हैं। और सेकंड मोस्ट इम्पैक्टेड एरिया है नॉर्थ ईस्ट, जिनमें सिक्किम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड आते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पैक्टेड रीजन है ईस्ट, जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट है 4.66, और यहाँ पे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है। रोटा वायरस के बारे में न्यूज़ में इसीलिए आया है क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि सितंबर 2019 तक हर बच्चे को सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में उनको रोटा वायरस वैक्सीन दिया जाएगा। अगला टॉपिक है बायोसिमिलर। बायोसिमिलर टॉपिक समझने से पहले 3 कॉन्सेप्ट्स की जानकारी ज़रूरी होगी। पहला कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स ऐसे मेडिसिन्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मटेरियल को यूज़ करके बनाया जाता है। अब नॉर्मल मेडिसिन्स, बायोलॉजिक्स मेडिसिन्स के इम्पॉर्टेंट फ़र्क ये होगा कि बायोलॉजिक्स मेडिसिन्स को बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। ये मेडिसिन्स एनीमिया, सोरासिस ऐसे डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़फुल होता है। और बायोलॉजिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस को यूज़ करता है, और जो नॉर्मल मेडिसिन्स हैं वो केमिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। अब बायोसिमिलर मेडिसिन समझ लीजिए, जो नॉर्मल मेडिसिन है उसका जो जेनेरिक वर्जन होता है, वैसे ही सेम बायोलॉजिक्स का जेनेरिक वर्जन को बायोसिमिलर मेडिसिन कहते हैं। ये कंपैरेटिवली चीपर होते हैं कंपेयर टू बायोलॉजिकल मेडिसिन, ठीक है। अब बायोसिमिलर और जेनेरिक वर्जन्स में फ़र्क क्या है? बायोसिमिलर माना कि दोनों जेनेरिक वर्जन्स के टाइप के होते हैं, मतलब चीपर वेरिएंट्स होते हैं ओरिजिनल मेडिसिन के, लेकिन बायोसिमिलर को बनाने के लिए ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू जेनेरिक वर्जन्स, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है बायोसिमिलर को बनाना। अब रिसेंटली एक बायोसिमिलर न्यूज़ में आया था जिसका नाम है ट्रस्टुज़ुमाब, जो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़फुल होता है। इस मेडिसिन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्री क्वालिफाई किया है एज द फर्स्ट बायोसिमिलर मेडिसिन। अगला टॉपिक है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। पहला है न्यूट्रिनोस। न्यूट्रिनोस एक सब एटॉमिक पार्टिकल है सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स। इस न्यूट्रिनोस में कोई मास नहीं होता और इनका कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। ये यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है। इसकी स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है, और ये करंटली अर्थ के थ्रू भी पास होते रहता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये किसी भी चीज़ से डिफ्लेक्ट या रिएक्ट नहीं होता, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनके थ्रू
न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस होते हैं। नेचुरल सोर्सेज हैं वो है सन, सुपरनोवा, ऐसे इवेंट्स में न्यूट्रिनोज का प्रोडक्शन होता है। और दूसरा है एक्सेलरेटर, जो मैनमेड कॉजेज़ हैं वो है कोई न्यूट्रिनो एक्सेलरेटर्स जिसके थ्रू न्यूट्रिनोज में प्रोड्यूस होता था। इनके एप्लीकेशंस क्या हैं? पहला एप्लीकेशन ये होगा, अगर हमने कुछ मेथड निकाल लिया कि न्यूट्रिनोज को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो अर्थ के अंदर जो मिनरल और ऑयल डिपॉजिट्स हैं उसको पता करने में फ़ायदेमंद हो सकता है न्यूट्रिनोज। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि ग्लोबल कम्युनिकेशंस को एकदम रेवोल्यूशनाइज करें और मतलब और भी फास्टर कम्युनिकेशन नेटवर्क बन सकता है न्यूट्रिनोज के थ्रू। अब इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। ये एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जॉइंटली फंडेड प्रोजेक्ट है। यहाँ ये तमिलनाडु में एक अंडरग्राउंड लेबॉरेटरी बना जाएगा, वो भी तेनी डिस्ट्रिक्ट में। ये जो लेबॉरेटरी है वो बोधी वेस्ट हिल्स में लोकेटेड होगा, जो केरला और तमिलनाडु बॉर्डर के पास है। इसकी लोकेशन यहाँ पे इसलिए चूज़ की गई क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्मिक रेज का जो नॉइस है वो एकदम मिनिमाइज हो जाता है। और इस प्रोजेक्ट का खास बात ये है कि इसके आसपास मधीकेटन शोला नेशनल पार्क लोकेटेड है। इनिशियल गोल है इस प्रोजेक्ट का वो है न्यूट्रिनोज को स्टडी करना।